वेलकम स्टूडेंट्स। रोटेशनल डायनामिक्स यानी घूर्णी गति के ऊपर अब थोड़ा सा अगला वीडियो पर हम बात करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करी थी। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ करके जो एक सिस्टम बनता है उस बारे में हमने ऐसी बात करी थी। उसी के चलते आपके पास सेंटर ऑफ मास नाम का शब्द आपके पास आया और उसी के साथ चलते हुए तीसरी दिशा में आपने जो काम किया वो किया तीन प्रकार की मोशन, जो कि लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। इन तीनों पर हमने पिछली बार कुछ चर्चा करी थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमारे पास क्या है टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले लीनियर मोशन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन वी टर्म दिस मोशन एज लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जो गति है। सेकेंड कम्स ट्रांसलेटरी मोशन। एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी फॉलोज द पाथ ऑफ इट्स प्रोसीडिंग वन with same velocity including the center of mass। अब क्योंकि सारे पार्टिकल्स ने अपने पीछे की, अपने आगे वाले बॉडी के, अपने आगे वाले टुकड़े की पाथ को फॉलो करना है, सेंटर ऑफ मास ने भी वही पाथ फॉलो करना है। इसका मतलब रिजिड बॉडी के कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं हर बॉडी के, ये रिजिड बॉडी जितने भी चीजों से बनी हुई है, हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और यही आपको ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बताया गया था कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तीसरी आती है रोटेटरी मोशन। इसमें यह था हर पॉइंट इसका जो है अलग अलग वेलोसिटी पर चलता है और इसमें एक चीज एक्सिस माने अक्ष महत्वपूर्ण होता है। अक्ष कहां से आता है? अक्ष मींस एक्सिस। एक्सिस इज बेसिकली all the particles which are having zero displacement. We can say locus of all the particles having zero displacement is called rotatory motion. अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी इज इन रोटेशन एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हाइल इन ट्रांसलेटरी एवरी पार्टिकल हैज गॉट सेम डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन की बात भी कर लेते हैं। इफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज इन अ सर्कल देन वी कॉल सर्कुलर मोशन। लेकिन सबसे नीचे लिखी हुई बात को और ध्यान से समझे। एवरी लीनियर मोशन विल बी ट्रांसलेटरी बट एवरी ट्रांसलेटरी नीड नॉट टू बी लीनियर, राइट। और ये ट्रांसलेटरी और लीनियर में डिफरेंस बड़ी बॉडी बनने के बाद ही है, व्हेन यू हैव गॉट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मोशन। हमने ये भी बात करी थी कि जब हमारे पास बॉडी बड़ी बन जाएगी तो उसका एक सेंटर ऑफ मास हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह हम उस सेंटर ऑफ मास के कंपैरिजन में करेंगे। ये हमने पहले भी बात करी। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? So for a system consisting of n particles with masses m1, m2, m3 till mn, position vectors r1, r2, r3, rn, and total mass of the system, which is the summation of m, which is m1 plus m2 plus m3 till mn. अगर ये बहुत से पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से? m1, m2, m3, जिनका पोजीशन वेक्टर r1, r2, r3 है और इन सब का मास m1, m2 है, हर एक का मास बता दिया, और सिस्टम का टोटल मास m1, m2, m3 को ऐड करके आपने ले लेना है। जो वो मास आएगा उसको टोटल मास ऑफ द सिस्टम कह देंगे। उस केस में सेंटर ऑफ मास का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn डिवाइड बाई टोटल मास।
अब यहां पर जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर निकालना है वो एक ही ओरिजिन से देखना है, समेशन MI/RI डिवाइड बाई M। ये आ गया हमारे पास RCM। अब कई बार आपके पास क्या होगा कि ये x और y एक्सिस के अलग अलग दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स, तो उसमें क्या x का अलग निकाल लीजिए, y का अलग निकाल लीजिए, z का अलग निकाल लीजिए, उससे आप x y z तीनों कोऑर्डिनेट आप निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास। ये देखिए, अब अगली बात, सेंटर ऑफ मास हमेशा उन पार्टिकल्स के बीच में होगा, वहां पर कोई मास हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होगा कि जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहां पर कोई भी मास ना हो, जैसे चूड़ी का सेंटर, रिंग का सेंटर, बॉल का सेंटर, इन जगहों पर आप देख सकते हैं इनके सेंटर पर मास है ही नहीं। तो इसी तरह लेकिन इसके आसपास तो एक्सट्रीम एंड्स पर मास होता है, इसीलिए सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम देखिए दोनों के बीच में है, जो आपको यहां दिखाया जा रहा है। अब एक बात को और समझिए, सेंटर ऑफ मास के टाइम पर आपको जो पोजीशन वेक्टर लेनी है m1 मास की या m2 या किसी की भी आप लेने वाले हैं, वो जहां से आप लेंगे वहां से पोजीशन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की फंक्शनिंग पे उस पॉइंट पर फर्क नहीं पड़ेगा। आइए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या है, तीन पार्टिकल्स हैं m1 m2 और m3 आपके सामने मासेस रख दिए हैं और उनको बताया गया है दे आर ऑन द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एज 140 सेंटीमीटर। यू कैन सी देयर आर थ्री पार्टिकल्स डिफरेंट मासेस और बोला ये अलग अलग उसके पॉइंट्स के ऊपर हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, मेंटली बना लीजिए वरना कॉपी पर बना लीजिए। अब जो लोग इस क्वेश्चन को करना समझ रहे हैं वो करना शुरू कर दें, वीडियो को पॉज कर दें, और जिन लोगों को अभी 1% डाउट है उनके लिए मैं इसको थोड़ी सी आपको आगे की हिंट और दूंगा। आप ये देखिए सामने हमारे ये डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम की मदद से आप हर सेंटर, हर मास जो m1 m2 और m3 है, आप उसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। राइट, m1 का कोऑर्डिनेट 0,0, m2 का कोऑर्डिनेट 140,0, m3 का कोऑर्डिनेट 140 साइन cos 60 एंड sin 60, 140 के साथ सिर्फ ट्रायंगल के मैंने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक बार आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिया, उसके बाद आपने m1 r1 की जगह पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, सारे पार्टिकल्स वह निकल जाएंगे। इनको अब समझ आ गया है वो लोग इसको करने का प्रयास करें। आइए अब हम इसको करते हैं आपके सामने। हमको m1 m2 m3 मासेस पता लग गए, उनका पोजीशन पॉइंट पता लग गया। तो अब हमने क्या करना है, इन सबको हमने इस तरह वैल्यू करनी। अब देखिए हमने x कोऑर्डिनेट निकालते हुए सबका m1 r1 m2 r2 m3 r3। देखिए 1.2 kg का m1 मास है, वो ओरिजिन पर है, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया। 2.5 kg का मास हमारा कितना है, 2.5 kg हमारे पास m2 है, वो हमारे पास 140 के डिस्टेंस के ऊपर है, इसलिए उसको 140 से मल्टीप्लाई किया। और तीसरा पार्टिकल 3.4 kg का हमारे पास कितना है, 70 उसका एक्स एक्सिस है, हमने सबकी वैल्यू पुट करी और डिवाइड बाय समेशन ऑफ मास कर दिया। फिर YCM देखिए हमने कर दिया, उस केस में आपने हर एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और डिस्टेंसेस को वहां यूज करना है, m1 r1 इत्यादि यूज करें और आपने डिवाइड बाय मास कर देना। आपके पास XCM और YCM यहां पर आ जाएगा। आई होप सेंटर ऑफ मास निकालने का ये क्वेश्चन आपको समझ आया।
आइए आगे चलें। अब सेंटर ऑफ मास के बारे में अब जो मैंने आपसे पहले कह रहा था कि देखिए इनका मास, सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या है, m1 m2 के बीच में। हमने क्या माना, हमने m1 को मान लिया कि वो 0,0 पर है और m2 को माना वो d डिस्टेंस के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ मास आपने देखा वहां से xcm डिस्टेंस के ऊपर है, xcom सेंटर ऑफ मास, नो प्रॉब्लम। अब यही क्वेश्चन को मान लीजिए मैं ओरिजिन बदल देता, मैंने पूरे ओरिजिन को x1 दूरी पर कर दिया, इसका मतलब अब मेरा मास m1 x1 पर आ गया और m2 किस में आ गया, d प्लस x1 में आ गया नहीं। लेकिन याद रखना मेरा जो यहां पर सेंटर ऑफ मास है वो जो पुराना सेंटर ऑफ मास xcm निकलेगा तो x कॉम में x1 जुड़ जाएगा, बस। माने पोजीशन को बदलने से, पॉइंट को बदलने से सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा आपका ओरिजिन के रिस्पेक्ट को बदलने से। तो शिफ्टिंग द एक्सिस डज नॉट चेंज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द COM। COM मींस सेंटर ऑफ मास। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ मास को इस तरह बदलने से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे उम्मीद है सेंटर ऑफ मास का यह कॉन्सेप्ट और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको ठीक से समझ आ गया होगा। तो इसको आप यूज करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि इसका मेरी मेहनत भी सफल हो और किसी का पर्पस सॉल्व हो। ऑल राइट एंड थैंक यू।